Hello and welcome to the Sardana Ice Academy. Today we are going to discuss about the geography of India, and in that content we will discuss about drainage system of India. So let us discuss about the drainage system of India. हमारे नदियों का तंत्र कहाँ तक विस्तृत है, कैसा है, और उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंडिया की लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। चलिए, इंडियन ज्योग्राफी लोकेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट तक है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को टोटल इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, और ये पूरी तरीके से जबलपुर मध्य प्रदेश से होकर के गुजरता है। इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है, और यहाँ पर भी जो इंदिरा पॉइंट है ये इसे माना जाता है इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, जो कि सबमर्ज हो चुका है, अब पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है, और इसकी लोकेशन 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में मानी जाती है। जबकि जो कन्याकुमारी है ये मेन लैंड में, इंडिया के मेन लैंड में सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, इसे केप कोमोरिन भी कहा जाता है, और ये साउदर्न मोस्ट मेन लैंड पॉइंट है। द कंट्री दस लाइज होली इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भारत स्थित है और उसमें भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भारत पाया जाता है। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है, जो कि नैनी से इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के पास नैनी में ये स्थित है। एरिया, ज्योग्राफी एंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो टोटल स्ट्रेच है ये 3214 किलोमीटर है जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, और 2933 है गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। ज्योग्राफी एरिया ऑफ इंडिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरा एरिया है इंडिया का। और पूरे वर्ल्ड का ये जो एरिया है, पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया ये डेवलप करता है, और पूरे विश्व की लगभग 16% आबादी भारत में निवास करती है। मेनलैंड इंडिया हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ 6,100 किलोमीटर्स, जबकि जो लक्षद्वीप और अंडमान आइलैंड्स की भी अगर जोड़ दी जाए तो 7,516.6 किलोमीटर और ऐड कर दी जाएगी। इन इंडिया ऑफ द टोटल लैंड मास प्लेन्स ज्योग्राफी, तो प्लेन्स ज्योग्राफी मतलब पूरे जो लैंड मास है इंडिया का, पूरा जो एरिया है उसका 43.3% प्लेन्स का एरिया डेवलप होता है। प्लेट्यूज 27.7% डेवलप करते हैं, हिल्स 18.6% डेवलप करते हैं, और माउंटेन्स जो हैं ये 10.7% एरिया इंडिया का डेवलप करते हैं। इन दी साउथ ईस्टर्न साइड गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। टोटल इंडियाज़ नेबर्स, तो इंडिया का जो नेबरहुड है 7 कंट्रीज़ मिला करके इंडिया का नेबरहुड बनता है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। इंडियाज़ आइलैंड्स इंक्लूड द अंडमान निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिन दिवी आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। तो मिनिकॉय और अमिन दिवी आइलैंड भी इंडिया का आइलैंड का पार्ट बनाते हैं अरेबियन सी में, लक्षद्वीप के साथ। लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती।
अब हम लोग इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स हैं, जैसे इंडस रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंडस रिवर सिस्टम की टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर्स, जिसमें इंडिया में 709 किलोमीटर्स हैं, बाकी पाकिस्तान में ये डेवलप होता है। और इंडस रिवर सिस्टम का ओरिजिन जो है तिब्बत में माना जाता है, चाइना में मानसरोवर झील के पास। इन जम्मू एंड कश्मीर इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज आर जास्कर, द्रास, गर्तांग, श्योक, शीगर, नुब्रा और गिलगित। तो जम्मू कश्मीर में ये सब रिवर्स के नाम हैं, जास्कर, द्रास, गर्तांग, श्योक, शीगर, न्यूब्रा और गिलगित। इट्स मोस्ट important tributaries which join Indus at various places are Jhelum, Chenab, Ravi, व्यास एंड सतलुज। तो ये 5 रिवर्स जो हैं इंडिया मतलब इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, और इन 5 रिवर्स की वजह से ही जो टेरिटरी इंडिया में फॉर्म होती है। रिवर्स को या पानी को फारसी भाषा में बोलते हैं आब, और ये 5 रिवर को बोलेंगे पंज आब। तो ये पंजाब का रीजन, चाहे वो इंडिया का पंजाब हो चाहे वो पाकिस्तान का पंजाब हो, इन्हीं 5 रिवर्स के कन्फ्लुएंस से डेवलप होता है। सोर्सेस, झेलम का जो ओरिजिन है वो वेरीनाग साउथ ईस्ट कश्मीर में हुआ है। चेनाब बारालाचाला पास से लाहौल स्पीति से डेवलप हुई है हरियाणा में। रावी फ्रॉम कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास। ब्यास फ्रॉम प्लेस नियर रोहतांग पास इन हिमालय ईस्टर्न रीजन, एंड सतलुज फ्रॉम मानसरोवर राकस लेक इन वेस्टर्न तिब्बत। तो सतलुज नदी देखिए राकस लेक से, राक्षस काल से सतलुज का भी ओरिजिन हुआ है और इंडस का भी ओरिजिन वहीं से होता है, और ब्रह्मपुत्र नदी भी वहीं से निकलती है। इन नारी खोरसान प्रोविंस ऑफ तिब्बत, Satluj has created an extraordinary canyon comparable to Grand Canyon of Colorado, USA। तो जैसे कोलोराडो में कोलोराडो नदी कोलोराडो का बेसिन बनाती है ग्रैंड कैनियन यूएसए में, वैसे ही सतलुज नदी भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैनियन डेवलप करती है नारी खोरसान प्रोविंस में, तिब्बत में। According to the Indus Water Treaty signed between India and Pakistan in 1960, India can utilize only 20% of its total discharge of Indus, Jhelum and Chenab। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में विद द कम्युनिकेशन ऑफ यूएनओ, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया केवल 20% वाटर ही 3 नदियों का, इंडस, झेलम और चिनाब नदियों का 20% वाटर ही यूज कर सकता है। अब हम लोग गंगा रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो गंगा रिवर सिस्टम की टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर्स, 2525 किलोमीटर्स, जिसमें उत्तराखंड में 1450 किलोमीटर की और बिहार में उत्तराखंड और यूपी में 1450 किलोमीटर का, जबकि बिहार में 445 किलोमीटर का और वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर का टोटल लेंथ डेवलप करती है खुद रिवर गंगा।
गंगा द हेड स्ट्रीम इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ टू मेन रिवर्स, भागीरथी एंड अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा के कन्फ्लुएंस से गंगा रिवर का ओरिजिनेशन होता है। ये देवप्रयाग में उत्तराखंड में एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं। बिफोर अलकनंदा मीट्स भागीरथी एट देवप्रयाग, मंदाकिनी मीट्स अलकनंदा एट रुद्रप्रयाग। तो अलकनंदा नदी में रुद्रप्रयाग में भागीरथी नदी मंदाकिनी नदी का कन्फ्लुएंस होता है। भागीरथी फ्रॉम गोमुख, तो भागीरथी नदी गोमुख से ओरिजिनेट होती है। अलकनंदा बद्रीनाथ से ओरिजिनेट होती है। मंदाकिनी केदारनाथ से ओरिजिनेट होती है। सारी की सारी उत्तराखंड में ही ओरिजिन होता है। यमुना 1375 किलोमीटर की इसकी लेंथ है यमुना की। इज़ इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। तो यमुना नदी खुद गंगा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कही जाती है। गंगा के दाहिने मुहाने पर इसका कन्फ्लुएंस होता है। इट राइजेज एट द यमुनोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी ओरिजिनेट होती है। इट रन्स पैरेलल टू गंगा फ्रॉम 800 किलोमीटर्स एंड जॉइंस इट एट इलाहाबाद। तो यमुना उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होते होते फिर पैरेलल चलती है गंगा के, और पैरेलल चलती है लगभग 800 किलोमीटर, और 800 किलोमीटर के बाद इलाहाबाद में यमुना नदी का गंगा के दाहिने मुहाने पर कन्फ्लुएंस हो जाता है। इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना आर चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। तो यमुना नदी की जो इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी। तो इंडस को सिंध कहा जाता है जबकि ये है सिंध। अपार्ट फ्रॉम यमुना अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा आर घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, गोमती, दामोदर। तो ये सब गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। यमुना तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ही है। यमुना के अलावा भी और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, जैसे घाघरा है, सोन है, गंडक, कोसी, गोमती, दामोदर। कोसी इज इनफेमस एज सॉरो ऑफ बिहार। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, जबकि दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये दो नदियाँ इनफेमस हैं क्योंकि हर साल मॉनसून सीजन में ये पूरी तरीके से पानी से भर जाती हैं और बहुत सारे गांव के गांव खाली कर देती हैं। तो इसी वजह से इन्हें कोसी को बिहार का शोक, सॉरो ऑफ बिहार कहा जाता है, और दामोदर को सॉरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा फ्लोइंग थ्रू कोलकाता। तो हुगली नदी गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी कही जाती है और ये कोलकाता के पास बहती है। अब हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसकी टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर्स है। इट राइजेज इन तिब्बत। तो तिब्बत में इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है। इसे तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, तिब्बत में सांगपो के नाम से। और जैसे ही ये इंडियन टेरिटरी में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसे दिहांग नाम से जाना जाने लगता है। इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज सुभानसिरी। तो इसकी जो इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे सुभानसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस और तीस्ता हैं।
इन बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र इज़ नोन बाय द नेम ऑफ जमुना। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाने लगता है। तो इसके कई सारे नाम मिलते हैं, सांगपो, फिर ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र में ही दिहांग, और फिर जमुना। वाइल गंगा गेट्स द नेम पद्मा, तो जब गंगा बांग्लादेश में जाती है तो गंगा को पद्मा नाम से जाना जाने लगता है। देयर कंबाइंड स्ट्रीम इज नोन एज पद्मा ओनली। तो जब जमुना गंगा के साथ कन्फ्लुएंस करती है बांग्लादेश में, तब इसे जमुना और पद्मा कहा जाता है। तो फिर पद्मा के नाम से ही ये आगे बढ़ने लग जाती है। मेघना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरी बिफोर इट एंटर्स द बे ऑफ बंगाल। तो जब जमुना और पद्मा आपस में मिलती हैं तो फिर ये मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज डेवलप करती हैं। द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म्स द बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, द सुंदरबंस, कवरिंग एन एरिया ऑफ 58,752 स्क्वायर किलोमीटर। इट्स मेजर पार्ट इज इन बांग्लादेश। तो जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का कन्फ्लुएंस होता है तब ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करती है बंगाल में। अब बंगाल में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों में, जिसमें से सबसे बड़ा पार्ट सुंदरबन डेल्टा का बांग्लादेश में आता है, और पूरा एरिया जो सुंदरबन डेल्टा से कवर होता है वो है 58,752 स्क्वायर किलोमीटर का। On Brahmaputra is the river island Majuli in Assam, the biggest river island in the world। तो ब्रह्मपुत्र में दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड बनता है आसाम में, ब्रह्मपुत्र रिवर में, जिसका नाम है माजुली। माजुली ब्रह्मपुत्र और दी रेड रिवर is navigable for a distance of 1384 kilometers। तो ब्रह्मपुत्र रिवर 1384 किलोमीटर तक नेविगेबल है डिब्रूगढ़ तक आसाम में, एंड सर्व्स एज एन एक्सीलेंट इनलैंड वाटर सिस्टम ट्रांसपोर्ट रूट। तो इसे रेड रिवर भी कहा जाता है। डिब्रूगढ़ तक आसाम में ये नेविगेबल है। अब हम लोग पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करते हैं, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं, क्योंकि इंडिया का जो पेनिनसुलर इंडिया का जो ढाल है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है, बे ऑफ बंगाल की तरफ झुका हुआ है, जबकि वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, मतलब जो वेस्टर्न घाट हैं ये उठे हुए हैं। तो इसी वजह से जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। तो इनमें महानदी की कुल लेंथ 858 किलोमीटर है, और ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ में इसका ओरिजिन होता है महानदी का। मेन ट्रिब्यूटरीज आर ईब, सियोनाथ, हसदो, मांड, जोंक और तेल हैं। तो महानदी की कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे इब, सियोनाथ, हसदो, मांड, जोंक और तेल। गोदावरी रिवर की कुल लेंथ 1485 किलोमीटर है। ये साउथ इंडिया की, मतलब ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कही जाती है गोदावरी रिवर, 1465 किलोमीटर के साथ, और इसे वृहत गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। राइजेज इन नासिक, इसका ओरिजिन नासिक में त्र्यंबकेश्वर हिल्स में होता है। मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी मंजीरा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, वेनगंगा, साबरी।
तो गोदावरी नदी की जो कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे वो मंजीरा हैं, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, साबरी हैं। कृष्णा रिवर की कुल लेंथ 1327 किलोमीटर है। ये वेस्टर्न घाट में महाबलेश्वर में ओरिजिनेट होती है और इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी नदी। कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा, मालभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी नदी कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज हैं। कावेरी रिवर सिस्टम, तो कावेरी रिवर सिस्टम की कुल लेंथ है 805 किलोमीटर। ये वाटर के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। तो गोदावरी रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, जबकि कावेरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है वाटर के कंटेक्स्ट में। इट इज़ द ओनली पेनिनसुलर रिवर विच फ्लोज ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। तो ये केवल और केवल ऐसी पेनिनसुलर रिवर है जो हमेशा बहती रहती है, पेरिनियल रिवर है, सदाबहार रिवर है। वैसे इंडिया में नॉर्दर्न रिवर्स जो हैं वो तो सदाबहार हैं ही, जैसे इंडस रिवर हैं या गंगा है या ब्रह्मपुत्र हैं, ये जो हम लोगों ने डिस्कस की थी ये तो पेरिनियल हैं ही। लेकिन पेनिनसुलर इंडिया में कोई भी पेरिनियल रिवर नहीं पाई जाती एक्सेप्ट कावेरी, नोन एज द गंगा ऑफ साउथ इंडिया, गंगा ऑफ द साउथ। तो इसे साउथ की गंगा भी कहा जाता है। इट राइजेस फ्रॉम ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज है, तो ब्रह्मगिरी से कावेरी का उद्गम होता है। मेन ट्रिब्यूटरीज आर हेमावती, लोकपावनी, सिम्हा। तो कावेरी की जो इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो हेमावती, लोकपावनी और सिम्हा हैं। इट इज़ लेस सीजनल देन अदर्स एज इट्स अपर catchment area receives rainfall during summer by the southwest monsoon and the lower catchment area during winter by the retreating northeast monsoon। तो इसको ये हमेशा सदा नीरा रहती है, ये हमेशा पेरिनियल रिवर रहती है क्योंकि इसमें हमेशा पानी रहता है। और हमेशा पानी रहने के पीछे रीज़न ये है कि ये अपना जो पानी है ये मानसून से ग्रहण करती है। तो साउथ वेस्ट मानसून से गर्मी के सीज़न में और नॉर्थ ईस्ट मानसून से सर्दी के सीज़न में ये अपना पानी ग्रहण करती है। इट्स 90% to 95% इरीगेशन एंड पावर प्रोडक्शन पोटेंशियल इज ऑलरेडी बीइंग हार्नेस्ड। तो इसका लगभग 90 से 95% पानी जो है इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, कृषि कार्यों के लिए यूज़ किया जाता है और पावर प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब कावेरी के अलावा पेनिनसुलर रिवर्स में एक और रिवर है जिसका नाम है सुवर्णरेखा। सुवर्णरेखा, इसकी कुल लेंथ 395 किलोमीटर्स है और ब्राह्मणी की कुल लेंथ 705 किलोमीटर्स है। ये दोनों की दोनों रिवर, सुवर्णरेखा और ब्राह्मणी रिवर, ये रांची के पठार से ओरिजिनेट होती हैं। रांची प्लेट्यू से इनका ऑरिजिन होता है सुवर्णरेखा और ब्राह्मणी रिवर का। अभी हम लोगों ने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को डिस्कस किया था जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज को डेवलप करती हैं। अब हम लोग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो अरेबियन सी में अपना ड्रेनेज डेवलप करती हैं। तो
तो उसमें इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और लूनी रिवर। तो इनमें सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नर्मदा रिवर, 1057 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। ये इसका केवल 10वां हिस्सा ही गुजरात में पड़ता है। राइजेज इन अमरकंटक प्लेट्यू एंड फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ खंबात। तो ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पठार से ओरिजिनेट होती हैं और गल्फ ऑफ खंबात में इसका ड्रेनेज हो जाता है। इट फॉर्म्स द फेमस धुआंधार वाटरफॉल्स नियर जबलपुर। तो ये जबलपुर में धुआंधार वाटरफॉल डेवलप करती हैं। मेन ट्रिब्यूटरीज आर हीरन, बोरनेर, बंजार, शार, शक्कर, तवा। तो इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे हीरन, बुरनेर, बंजर, शार, शक्कर और तवा नदियाँ। ताप्ती नदी दूसरे नंबर की सबसे लार्जेस्ट रिवर है वेस्ट फ्लोइंग में, 724 किलोमीटर का इसका टोटल लेंथ है। ये मध्य प्रदेश के बैतूल से इसका ओरिजिन होता है और ये ट्विन और हैंडमेड ऑफ नर्मदा कही जाती है। मतलब नर्मदा की जुड़वां बहन या फिर नर्मदा की हाथ से निर्मित नदी कही जाती है ताप्ती। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे पूर्णा, बैतूल, अरुणावती और गंजाल हैं। साबरमती रिवर 416 किलोमीटर की लेंथ है साबरमती रिवर की, और ये राजस्थान के अरावली माउंटेन रेंज से साबरमती का ओरिजिन होता है। माही रिवर मध्य प्रदेश के विंध्य माउंटेन से ओरिजिनेट होती है और लूनी रिवर अरावली से ही ओरिजिनेट होती है और इसे लूनी, जैसे नाम से ही लून कहा जाता है नमक को, तो सॉल्ट रिवर है, ये सॉल्टेड रिवर है, सलाइन रिवर है लूनी रिवर, और ये इनलैंड रिवर है, मतलब लैंड पर ही इसका ओरिजिन होता है और लैंड में ही इसका ड्रेनेज हो जाता है। इट इज़ फाइनली लॉस्ट इन मार्शी ग्राउंड एट दी हेड ऑफ दी रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ में दलदली भूमि में लूनी नदी का अंत हो जाता है, ड्रेनेज हो जाता है। शरावती भी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि सह्याद्री जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर ओरिजिनेट होती है और ये भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात बनाती है। इट फॉर्म्स द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, जिसे जोग फॉल्स या गरसोपा फॉल्स या महात्मा गांधी फॉल्स कहा जाता है। तो इसके 3 नाम मिलते हैं, शरावती नदी के वाटरफॉल के 3 नाम मिलते हैं, जोग फॉल्स या शरावती फॉल्स या गरसोपा फॉल्स या महात्मा गांधी फॉल्स। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। सम रिवर्स ऑफ इंडिया आर नॉट एबल टू रीच द सी और कॉन्स्टिट्यूट इनलैंड ड्रेनेज, जैसे घग्गर, ये भी इनलैंड ड्रेनेज डेवलप करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम घग्गर का ही है। इट इज़ अ सीजनल स्ट्रीम विच राइजेज ऑन द लोअर स्लोप्स ऑफ हिमालय and gets lost in the dry sand of Rajasthan near Hanumangarh. It is considered as the old Saraswati of the Vedic times. तो कभी कभी इसे जो वैदिक कल्चर में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है उसके साथ भी कोरिलेट कर लेते हैं, लेकिन इसमें सच्चाई
नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये ओल्डर वैदिक एरा में सरस्वती के नाम से रही होगी। खैर, इसका जो ओरिजिन है ये हिमालय के दक्षिणी हिस्से से माना जाता है और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ी में इसका विलोप हो जाता है। सैंड एरिया में ये ड्रेनेज डेवलप करती है, तो इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया कही जाती है। द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया इज इंदिरा सागर लेक। मानव निर्मित मैन मेड इंदिरा सागर लेक है। एक्चुअली इट इज अ रिजर्वायर ऑफ सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। तो ये सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से डेवलप होती है। ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट एंड महेश्वर प्रोजेक्ट इन गुजरात मध्य प्रदेश। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स के रिजर्वायर के रूप में यूज की जाती है। ये 3 प्रोजेक्ट्स के नाम हैं सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो नर्मदा पर बना हुआ है, ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा पर, ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट और महेश्वर प्रोजेक्ट इन गुजरात। चिलिका लेक ओडिशा में इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया। तो ब्रैकिश वाटर लेक होता है कि चारों तरफ से बंद कर दिया गया हो, उसे रोक दिया गया हो पानी, तो उसे ब्रैकिश वाटर कहा जाता है। तो इंडिया की ब्रैकिश वाटर लेक है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक चिलिका लेक ओडिशा में। अदरवाइज ऑल्सो इट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया की लार्जेस्ट लेक भी कही जाती है। वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। डल लेक इज ऑल्सो देयर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में डल लेक भी है, लेकिन वुलर लेक जो कि जम्मू एंड कश्मीर में ही है, ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कही जाती है। पीने के पानी की सबसे बड़ी लेक कही जाती है। फ्रॉम सांभर एंड डीडवाना लेक राजस्थान सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। तो सांभर लेक इंडिया की सबसे ज़्यादा सलाइन वाटर लेक है और सबसे बड़ी सलाइन वाटर लेक भी है। और डीडवाना लेक, ये दोनों राजस्थान में ही हैं और इनसे सॉल्ट डेवलप होता है, मतलब नमक भी बन जाता है। अदर इम्पॉर्टेंट लेक्स आर जैसे वेम्बनाड लेक, कोल्लेरू लेक एंड पुलिकट लेक। तो वेम्बनाड लेक जो है ये केरला में है, जबकि कोल्लेरू और पुलिकट ये दोनों आंध्र प्रदेश में हैं। कोल्लेरू लेक एंड पुलिकट लेक आर सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। The 3 most important gulfs in Indian territory are Gulf of Kutch, Gulf of Khambat, Gulf of Mannar। तो Gulf of Kutch जो है रीजन विद हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ टाइडल एनर्जी जनरेशन। तो जो टाइडल एनर्जी होती है, जो लहरों के टाइड्स एंड एब्स से डेवलप होती है, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी का पोटेंशियल गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ में ही है। गल्फ ऑफ खंबात, जिसे गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहते हैं, ये दोनों गुजरात में हैं। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती का ड्रेन यहीं पर होता है गल्फ ऑफ खंबात में। नर्मदा, माही, ताप्ती और साबरमती का। गल्फ ऑफ मन्नार साउथ ईस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में साउथ ईस्ट कॉर्नर पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार पड़ती है। एशियाज़ फर्स्ट मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व है ये। तो एशिया का पहला जलीय बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार। अब हम लोग फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें इंडिया को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे
3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वैसे 5 भी हैं, डेजर्ट और आइलैंड्स को अगर जोड़ दिया जाए तो 5 हो जाएंगे, वैसे 3 हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स जिन्हें हिमालयास कहा जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स और प्लेट्यू रीजन जो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। टू दीज कैन बी एडेड द फोर्थ नेमली कोस्ट एंड आइलैंड्स। तो अगर कोस्ट और आइलैंड्स को जोड़ दिया जाए तो 5 हो जाएंगे। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स को हिमालयास कहा जाता है, हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। तो हिम का आलय, हिमालय मतलब जहाँ बर्फ़ का घर है वो हिमालय, abode of snow. They are one of the youngest fold mountain ranges in the world and comprise mainly sedimentary rocks. तो ये सबसे नए यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स कहे जाते हैं, न्यू फोल्ड माउंटेन्स कहे जाते हैं, और ज़्यादातर ये सेडिमेंट्री रॉक्स के वजह से डेवलप हुए हैं, क्योंकि ये इग्नियस हो नहीं सकते, ज्वालामुखी से, वॉल्केनो से इनका ओरिजिन हुआ नहीं है, ये तो 2 प्लेट की टकराने से बने हैं, तो इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं। दे स्ट्रेच फ्रॉम इंडस रिवर इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट। तो इंडस रिवर वेस्ट में है इसके और ब्रह्मपुत्र रिवर इसके ईस्ट में है। टोटल लेंथ अराउंड 5000 किलोमीटर की है। द विड्थ ऑफ हिमालय वेरीज फ्रॉम 500 किलोमीटर इन कश्मीर टू 200 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। देयर एवरेज हाइट इज़ 2000 मीटर। तो एवरेज हाइट 2000 मीटर तक की है हिमालय की, और कहीं कहीं पर हिमालय की चौड़ाई 500 किलोमीटर हो जाती है, कहीं कहीं पर 200 किलोमीटर, जैसे कश्मीर में 500 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर तक है। द ईस्टर्न हिमालयाज मेड अप ऑफ पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मीज़ो हिल्स एंड गारो खासी जयंतिया हिल्स आर नोन एज पूर्वांचल हिमालय। तो देखिए, जब हिमालय ईस्ट वेस्ट में चलता है तो इसे हिमालय कहते हैं, लेकिन जब ये नॉर्थ साउथ एक्सटेंट हो जाता है इसका ऐसे, तब इसे पूर्वांचल हिमालय कहते हैं, और इसमें पटकाई बम, मीज़ो हिल, नागा हिल्स जैसी इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस आती हैं। फिर यहाँ गारो, खासी और जयंतिया भी आ जाती हैं जो मेघालय में हैं। The Pamir, popularly known as the roof of the world, is the connecting link between the Himalayas and the high ranges of Central Asia. तो पामीर नॉट को पामीर नॉट कहते हैं, पामीर घाट, और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन सेंट्रल एशिया और हिमालय। तो सेंट्रल एशिया के जो माउंटेन रेंजेस हैं जैसे कुनलुन शान, तियान शान और हिमालय, इनके बीच की कनेक्टिंग लिंक है ये पामीर नॉट, और इसीलिए इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत कहा जाता है। तिब्बत में है ये। कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल और लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स ईच विद सेपरेट फीचर्स। तो हिमालय को 3 माउंटेन रेंजेस में डिवाइड किया गया है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स। दुनिया में अगर हम 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स देखें तो इन 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स में से 8 माउंटेन पीक्स केवल और केवल हिमालय में ही होंगी। जैसे माउंट एवरेस्ट, इसे सागर माथा भी कहा जाता है नेपाल में, चोमोलुंगमा कहा जाता है चाइना में या तिब्बत में। तो इसकी कुल लेंथ है 8848 मीटर, कभी कभी 50 मीटर भी कह देते हैं। दूसरी माउंट कंचनजुंगा, ये भी हिमालय की है। जबकि जो K2 है, जो दुनिया की दूसरी हाईएस्ट माउंटेन पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट, वो हिमालय की नहीं है, वो ट्रांस हिमालय माउंटेन रेंज में आती है। तो ट्रांस हिमालय माउंटेन रेंज को हिमालय का पार्ट नहीं माना जाता। माउंट मकालू
इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है कंचनजंगा, क्योंकि एवरेस्ट है नेपाल में और K2 है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो जो तीसरी सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो इंडिया की है कंचनजंगा। माउंट मकालू, माउंट धौलागिरी, माउंट चोयो, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा और नंदा देवी, ये सब हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। पासेस, जब दो अलग अलग माउंटेन रेंजेस को जोड़ा जाता है, जो पास पैसेज होता है उसे पास कहा जाता है, और इसे लोकल टर्म्स में ला कहते हैं। ला, जैसे शिमला, रोहतांग ला, नाथुला, जोजिला, वैसे ही बहुत सारे और भी लाज हैं। तो इनकी एवरेज हाइट ऑलमोस्ट 4,500 मीटर होती है। जैसे शिपकीला एंड बारालाचाला हिमाचल प्रदेश में है, बुर्जिल एंड जोजिला कश्मीर में है, नीतिला, लिपुलेखला, थागला उत्तराखंड में है, जेलेपला, नाथुला सिक्किम में है। तो अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, जैसे 4 नाम दे देंगे और 4 स्टेट दे देंगे, मिलाइए आप, या फिर पूछ लेंगे कि जेलेपला किस स्टेट में है, नाथुला किस स्टेट में है, या बुर्जिल्ला किस स्टेट में है, खारदुंगला किस स्टेट में है। तो अभी हम लोगों ने ग्रेटर हिमालय के पार्ट्स डिस्कस किए थे। ऑलमोस्ट ग्रेटर हिमालय में सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं और इसकी एवरेज हाइट लगभग 1500 से 1600 मीटर तक मानी जाती है। अब हम लोग 6000 मीटर तक मानी जाती है, और अब हम लोग लेसर हिमालय में डिस्कस करते हैं। इसकी एवरेज हाइट 3700 से 4500 मीटर मानी जाती है। माउंटेन्स एंड वैलीज आर डिस्पोज्ड इन ऑल डायरेक्शंस। यहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, जैसे धौलाधर, पीर पंजाल, नागा पर्वत, टिब्बा और मसूरी, नाग, टिब्बा और मसूरी। इसके अलावा रोहतांगला और शिमला, ये सब यहीं हैं। इम्पॉर्टेंट हिल रिजॉर्ट्स आर जैसे शिमला, छैल, रानीखेत, चक्राता, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सब इसी लेसर हिमालय में पाए जाते हैं, जिसे हिमाचल हिमालय कहते हैं। आउटर हिमालय और शिवालिक, ये सबसे लोएस्ट रेंज है और लेसर हिमालय के साउथ में पाई जाती है। 900 से 1200 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। फॉर्म्स द फुट हिल्स, लाइज बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द प्लेन्स। इट इज़ द न्यूएस्ट रेंज, तो ये सबसे नई रेंज है और इसी में ही दून्स पाए जाते हैं। जब लेसर हिमालय और शिवालिक को जोड़ने वाला जो लॉन्गिट्यूडनल पैसेज है उसे दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ट्रांस हिमालय, ये हिमालय का हिस्सा नहीं होता। दिस रेंज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय के नॉर्दर्न पार्ट में ये ट्रांस हिमालय माउंटेन रेंज है, जैसे कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं ट्रांस हिमालय के। हाईएस्ट पीक K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है ये। अदर हाई पीक्स आर हिडन पीक, ब्रॉड पीक एंड गशेर ब्रह्म। द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इज सियाचिन। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर कहलाता है, नुब्रा वैली में, जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है। 72 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है। बियाफो, बालतोरो, बातुरा, हिस्पार ग्लेशियर भी इसी में ही आते हैं, ट्रांस हिमालय माउंटेन रेंज में। दिस एरिया इज द लार्जेस्ट स्नो फील्ड आउटसाइड द पोलर रीजन। पोलर रीजन, अगर ध्रुवीय क्षेत्र हटा दें जो हमेशा स्नो कवर्ड रहते हैं, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा स्नो कवर एरिया यहीं पाया जाता है, ट्रांस हिमालय माउंटेन रेंज में।
पेनिनसुलर माउंटेन्स, तो पेनिनसुलर माउंटेन्स जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज तो फोल्ड माउंटेन रेंज है, लेकिन पेनिनसुलर माउंटेन रेंज फोल्ड माउंटेन रेंज नहीं कहे जाते। जैसे अरावली वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है ये अरावली, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, जिन्हें रेसिडुअल माउंटेन रेंजेस की कैटेगरी में रखा गया है, जो इरोजन की वजह से, वेदरिंग की वजह से धीरे धीरे कम हो रहे हैं हाइट में। और अरावली माउंटेन रेंज की हाईएस्ट माउंटेन पीक है गुरु शिखर माउंट आबू में, तो माउंट आबू भी अरावली माउंटेन रेंज का ही पार्ट है। विंध्या माउंटेन्स नेक्स्ट माउंटेन्स हैं, विंध्या माउंटेन्स जो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर और फिर उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत आते हैं। सतपुड़ा माउंटेन्स ये मध्य प्रदेश में है और इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक है धूपगढ़ पंचमढ़ी में। वेस्टर्न घाट और सह्याद्री, तो जो पेनिनसुलर माउंटेन्स में वेस्ट कोस्ट पर एक कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, इसे वेस्टर्न घाट या सह्याद्री कहा जाता है। इसकी एवरेज हाइट है 1200 मीटर और ये 1600 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। महाराष्ट्र से लेकर के केरला तक 1600 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। इट्स साउदर्न पार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम मेन सह्याद्री रेंज बाय पाल घाट, तो पाल घाट जो है तमिलनाडु और केरला को जोड़ता है। थाल घाट नासिक को मुंबई से जोड़ता है और भोर घाट पुणे को मुंबई से जोड़ता है। तो ये तीन अलग अलग लिंक हैं सह्याद्री के, कनेक्टिंग लिंक, जिन्हें पास कहा जाता है। पास पेनिनसुलर इंडिया में भी हैं, जैसे अभी हम लोगों ने कितने सारे पास देखे थे, तो वैसे ही पास पेनिनसुलर इंडिया में भी हैं। वेस्टर्न घाट में 3 बहुत इंपॉर्टेंट पास हैं और अक्सर एग्जाम में इनके बारे में पूछा ही जाता है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। थाल घाट नासिक को मुंबई से कनेक्ट करता है, भोर घाट पुणे को मुंबई से कनेक्ट करता है और पाल घाट जो है ये केरला और तमिलनाडु को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ईस्टर्न घाट, इसकी हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी उड़ीसा में। नीलगिरी और ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है, तो नीलगिरी वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का कन्फ्लुएंस जहाँ होता है, यहाँ पर नीलगिरी माउंटेन रेंज है। इसकी इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज हैं जैसे डोडा बेट्टा और माकृति। पूरे पेनिनसुलर माउंटेन्स की हाईएस्ट माउंटेन पीक है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ऑन अनाईमलाई हिल्स, तो ये अनाईमलाई हिल्स पर है। कार्डेमम हिल्स, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में इलाई मलाई कहा जाता है, देखिए अनाई मलाई अलग है, इलाई मलाई अलग है, तो इलाई मलाई इज़ दी साउदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो इंडिया की साउदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है इलाई मलाई या कार्डेमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियाँ। फैक्ट्स अबाउट पोजीशन ऑफ स्टेट्स, तो अब स्टेट्स के बारे में कुछ हम लोग फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यूपी इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है और ये 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश बॉर्डर बनाता है। इसके बाद आसाम का नंबर आता है जो 7 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, आसाम। तो जो 8 राज्य उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं वो हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो इतने राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है, जबकि आसाम 7 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरता है भारत में? तो वो 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन मतलब जो लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट, ये नैनी से होकर के गुजरता है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा और कौन कौन से राज्य हैं? तो ये कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कितने राज्य कोस्टल एरियाज डेवलप करते हैं? तो ये 9 राज्य हैं जो कोस्टल एरियाज डेवलप करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं जो कोस्टल एरियाज डेवलप करते हैं। इसमें सबसे बड़ा कोस्टल लाइन गुजरात के द्वारा बनाई जाती है। 2 यूनियन टेरिटरीज दमन दीव एंड पुडुचेरी, तो दमन दीव और पुडुचेरी भी कोस्टल एरिया में फॉर्म होते हैं। इसके अलावा दादरा नागर हवेली जो है ये भी अब इसी का पार्ट हो गया है, दमन दीव का। तो दादरा नागर हवेली दमन दीव एक ही यूनियन टेरिटरी है। तो ये दमन दीव और पौंडीचेरी ये 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जो कोस्टल लैंड से जुड़े हुए हैं मेन लैंड में। और अगर आइलैंड्स की बात करें तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं जो यूनियन टेरिटरी को फॉर्म करते हैं। प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन्स हैं, जैसे टू द साउथ ऑफ हिमालय नॉर्थ ऑफ पेनिनसुला लाइज। तो देखिए जो प्लेन्स है, सेकंड फिजियोग्राफिक फीचर प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन, तो ये साउथ ऑफ हिमालय में आते हैं और रिवर्स के डिपोजिशन से ये डेवलप हुए हैं। और ये रिवर्स हैं इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यहाँ एल्यूवियल सॉइल बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इस एल्यूवियल सॉइल की थिकनेस गंगा रिवर में सबसे ज़्यादा है, जबकि वेस्टर्न प्लेन्स में ये सबसे कम है। अगर साउथ में प्लेन्स की बात करें तो केरला प्लेन्स जो हैं ये बैक वाटर से डेवलप होते हैं। बैक वाटर जिसे लेगून्स भी कहा जाता है, और उनमें सबसे बड़ा लेगून है वेम्बनाड लेक केरला में। लार्जेस्ट लेक या लार्जेस्ट लेगून या लार्जेस्ट बैक वाटर्स वेम्बनाड लेक है। नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, भाबर, तराई, बांगर और खादर। भाबर जो है ये शिवालिक के फुट हिल्स पर डेवलप होते हैं और बहुत ज़्यादा पोरस हैं। तराई ये रिवर्स के सेडिमेंट्स से डेवलप हुआ एरिया है और बहुत ही ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव और फर्टाइल एरिया है। जोन ऑफ एक्सेसिव डैम्पनेस भी कहा जाता है तराई को। बांगर ओल्डेस्ट एल्यूवियल प्लेन है बांगर, स्टडीड विथ कैलकेरियस फॉर्मेशंस कॉल्ड एज कंकर। तो बांगर को कंकड़ भी कहते हैं। तो कंकड़, छोटे छोटे से कंकड़ पाए जाते हैं इसमें, पेबल्स पाए जाते हैं इसमें। खादर न्यू एल्यूवियल सॉइल से डेवलप हुआ है, फॉर्म्स दी फ्लड प्लेन्स अलोंग दी रिवर बैंक्स। तो ये फ्लड प्लेन्स को डेवलप करता है खादर। पेनिनसुलर प्लेट्यू थर्ड फीचर है इंडिया का फिजियोग्राफिक फीचर, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में स्प्रेड्स साउथ ऑफ द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, फ्लैंक्ड बाय सी ऑन 3 sides and one connected through one mainland is called as peninsula। तो इसमें ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पाए जाते हैं। नर्मदा विच फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली डिवाइड्स द रीजन इनटू 2 parts। तो नॉर्थ साइड में पेनिनसुलर प्लेट्यू में मालवा प्लेट्यू, नर्मदा रिवर जो है मालवा प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू को डिवाइड करती है।
तो मालवा प्लेट्यू नॉर्थ में, डेक्कन प्लेट्यू साउथ में। यहाँ इग्नियस रॉक्स का ज़्यादा फॉर्मेशन पाया जाता है क्योंकि ये इवोल्यूशन ही इनका लावा के ओरिजिन से हुआ था। विंध्या प्लेट्यू सिचुएटेड साउथ ऑफ मालवा प्लेट्यू, तो विंध्या प्लेट्यू जो है मालवा प्लेट्यू के साउथ में है, मध्य प्रदेश में। छोटा नागपुर प्लेट्यू बंगाल के वेस्ट में है। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट टिपिकल पार्ट ऑफ विच इज़ द रांची प्लेट्यू, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का सबसे बड़ा और टिपिकल पार्ट डेवलप करता है रांची प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू इज़ द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। इट इज़ मेड अप ऑफ लावा फ्लोज इन क्रेटेशियस इयोसीन एरा थ्रू द फिशर इरप्शन, तो ये डेक्कन प्लेट्यू क्रेटेशियस और इयोसीन एरा में फॉर्म हुआ होगा लावा के डिपोजिशन से। इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है डेक्कन प्लेट्यू। अब हम लोग नेक्स्ट फिजियोग्राफिक फीचर की बात करते हैं, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो टोटल कोस्टलाइन अगर आइलैंड्स की देखी जाए, इंडिया के मेनलैंड की नहीं, आइलैंड्स की कोस्टलाइन देखी जाए तो 7516.6 किलोमीटर है, जबकि जो मेनलैंड के 9 स्टेट्स जो फॉर्म करते हैं कोस्टल एरिया वो 6500 है। गुजरात मेनलैंड में सबसे बड़ा कोस्टल लेंथ डेवलप करता है और सेकंड नंबर आता है आंध्र प्रदेश का। आइलैंड्स में टोटल 248 आइलैंड्स इंडिया में हैं और इन 248 आइलैंड्स में केवल और केवल 204 आइलैंड तो अंडमान निकोबार में ही हैं। इसमें अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड अंडमान निकोबार का, मिडिल अंडमान। अंडमान्स आर बिलीव टू बी एक्सटेंशन ऑफ माउंटेन सिस्टम इन दी नॉर्थ ईस्ट। तो अभी हम लोगों ने जो पूर्वांचल हिमालय डिस्कस किया था ना, जो नॉर्थ साउथ स्ट्रेच डेवलप करता है, पटकाई बम, मीज़ो हिल्स, नागा हिल्स, तो वैसे ही यही आगे जाकर के अंडमान निकोबार स्ट्रेच को भी डेवलप करता है। सैडल पीक इन नॉर्थ अंडमान इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज, तो अंडमान निकोबार की हाईएस्ट माउंटेन पीक है सैडल पीक, जो कि नॉर्थ अंडमान में स्थित है। निकोबार इज अ ग्रुप ऑफ 19 आइलैंड्स, तो अंडमान के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब निकोबार के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें 19 आइलैंड्स हैं। सबसे बड़ा ग्रेट निकोबार है। मोस्ट ऑफ देम आर वॉल्केनिक इन नेचर। ग्रेट निकोबार इज द साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से केवल इसकी डिस्टेंस 147 किलोमीटर रह जाती है। वॉल्केनिक आइलैंड्स जो इंडिया में हैं या वॉल्केनोज जो इंडिया में हैं वो हैं जैसे बैरन आइलैंड और नारकोंडम आइलैंड। बैरन आइलैंड और नारकोंडम आइलैंड। पिछले 200 सालों से बैरन आइलैंड में कोई भी इरप्शन नहीं हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे बैरन आइलैंड में वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं। तो हो सकता है नियर फ्यूचर 50-100 सालों में एक बार फिर से बैरन आइलैंड में इरप्शन हो। तो ये दोनों आइलैंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स का ही हिस्सा हैं। तो ये सारे जितने आइलैंड्स हम लोगों ने डिस्कस किए ये सब बे ऑफ बंगाल के आइलैंड्स थे। अब हम लोग अरेबियन सी के आइलैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अरेबियन सी में टोटल 25 आइलैंड्स हैं। इनमें ज़्यादातर कोरल आइलैंड्स ज़्यादा हैं, मूंगे की आइलैंड्स ज़्यादा हैं और इन्हें नॉर्थ में लक्षद्वीप और साउथ में मिनिकॉय के नाम से जाना जाता है। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार के बीच में डेवलप होता है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार आइलैंड को एक दूसरे से सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। डंकन पैसेज जो है ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में पाया जाता है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच।
डंकन पैसेज। 9 डिग्री चैनल कवारत्ती और मिनिकॉय आइलैंड के बीच है। कवारत्ती लक्षद्वीप की कैपिटल है, तो लक्षद्वीप की कैपिटल कवारत्ती और मिनिकॉय आइलैंड के बीच में 9 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच में पाया जाता है। तो मिनिकॉय आइलैंड जो है ये इंडिया का ही पार्ट है। मालदीव दूसरे नेशंस हैं, दूसरे कंट्रीज़ हैं इंडियन ओशन में। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल पाया जाता है। तो आज हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल फैक्ट्स इंडिया से रिलेटेड डिस्कस किए और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में इंडिया में हम लोगों ने डिस्कशन किया। कुछ फिजियोग्राफिक फीचर्स जैसे हिमालयाज़, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू और फिर आइलैंड्स के बारे में डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इंडिया के क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।